हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हम पाठ 3 ले रहे हैं। पाठ 3 है पराग निषेचन तथा भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन। हमने पाठ 3 में परागण पढ़ लिया, निषेचन भी पढ़ लिया, लेकिन निषेचन के कुछ जो टॉपिक हैं वो बच गए। निषेचन में हमने पढ़ लिया कि निषेचन क्या होती है, पराग कणों का अंकुरन कैसे होता है, पराग नली की वृद्धि कैसे होती है और पराग नली का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से कौन कौन सा है। अब हम पराग नली का बीजांड में प्रवेश 3 तरीके का आपने पढ़ा, परंतु अब हम पढ़ रहे हैं पराग नली का भ्रूण कोश में प्रवेश। तो देखिए यहां शब्द आ रहा है भ्रूण कोश, शब्द आ रहा है भ्रूण कोश। आपको जो मैंने वीडियो एक प्रतीक बीजांड का बना के भेजा था, उस वीडियो में जरूर आप देखिएगा भ्रूण कोश क्या है, क्योंकि जब तक आपको भ्रूण कोश नहीं मालूम आप इसको अच्छे से नहीं समझ सकते। बीजांड नहीं मालूम आप नहीं समझ सकते। ओके, तो सबसे पहले भ्रूण कोश और बीजांड को अच्छे से देखिए, बहुत जरूरी है इस पूरे टॉपिक को उसको समझना। ओके, मैं एक बीजांड का चित्र बना रही हूँ। प्रतीक बीजांड मैंने आपको बना के भेजा था। बीजांड के अंदर बीजांडकाय और बीजांडकाय के अंदर भ्रूणकोश। हम बीजांडकाय और भ्रूणकोश को बना रहे हैं और भ्रूणकोश के अंदर उपस्थित कोशिकाएं, सहायक कोशिका, अंड कोशिका, प्रतिध्रुवीय कोशिका, द्वितीयक केंद्रक, इन सबको हम बना रहे हैं, क्योंकि हम सहायक कोशिका और अंड कोशिका के मध्य से या उनकी भित्ति के पास से किस प्रकार से पराग नली प्रवेश करती है उसी के बारे में यहाँ अध्ययन हम कर रहे हैं। देखिए पराग नली का भ्रूण कोश में प्रवेश ये 3 तरीके का बताऊंगी। पहला हम बना देते हैं अपने नीचे की ओर 2 सहायक कोशिकाएं, एक अंड कोशिका। ये 2 सहायक कोशिकाएं हो गई और एक बीच में ये अंड कोशिका। ओके, तो ये 2 सहायक कोशिका और अंड कोशिका। पहला है अंड कोशिका, ध्यान से सुनिएगा। अंड कोशिका तथा एक सहायक कोशिका के मध्य से, ये है अंड कोशिका। अंड कोशिका और ये है सहायक कोशिका। क्या है? इन दोनों के मध्य से, है ना, अंड कोशिका और सहायक कोशिका के मध्य से पराग नली का जाना, पराग नली का भीतर जाना। अंड कोशिका और सहायक कोशिका के मध्य से पराग नली का भीतर जाना। मैं ब्लू पेन से बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से रिकॉग्नाइज हो। यहाँ से मैं ये किसका चित्र बना रही हूँ? ये भ्रूण कोश है। वापस मैं बता दूं, ये भ्रूण कोश का हम चित्र बनाए हैं। ये सारे के सारे भ्रूण कोश हैं। ये भी भ्रूण कोश, ये भी भ्रूण कोश, ये भी भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के अंदर उपस्थित कोशिकाएं, ये 2 सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका। पहला मैं कह रही हूँ अंड कोशिका और सहायक कोशिका, एक सहायक कोशिका, अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका के मध्य से अगर पराग नली जाए, है ना। भ्रूण कोश में पराग नली बीजांड द्वार के छोर से ही जाती है, परंतु मार्ग अलग अलग तरीके का हो सकता है प्रवेश करने का। जाती कहाँ से, ये भी मैंने बताया था, बीजांड द्वार। आपको पता है कि ये हमारे पास प्रतीक बीजांड का कुछ ऐसा चित्र था, अगर आपने देखा हो तो। ये था हमारे पास भ्रूण कोश। भ्रूण कोश था बीजांडकाय में। बीजांडकाय को 2 अध्यावरण ने कवर किया, आवरण द्वारा ढका हुआ था। ये था अपना चैलेजा, ये था अपना बीजांड व्रत और ये था आपके बीजांड द्वार। ये था आपके बीजांड द्वार, ये था बीजांड द्वार, ये था आपके बीजांड द्वार। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि पराग नली बीजांड द्वार से प्रवेश करती है।
ये बीजांड द्वार द्वारा प्रवेश करती है परागनली। लेकिन बीजांड द्वार के बाद भ्रूणकोश में जब जाती है तो भ्रूणकोश में जाने के इसके अलग अलग मार्ग हैं। पहला मार्ग जो हम पढ़ रहे हैं, पहला मार्ग है यहाँ पर उपस्थित, आप देखिए यहाँ पर ये 2 सहायक कोशिकाएं हो गई और एक ये बीच में अंड कोशिका, और यहाँ पर हो गए 2 केंद्रक, और यहाँ हो गए 3 प्रतिध्रुवीय, 3 प्रतिध्रुवीय। आप ध्यान से सुना कीजिए जो बोला जाता है। 3 प्रतिध्रुवीय, 2 केंद्रकी और 3 अंड सामुच्चय, जिसमें 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका, कुल मिला के 8 केंद्रकी होते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि परागनली का बीजांड द्वार द्वारा प्रवेश होता है, लेकिन जब भ्रूणकोश में ये आगे जाती है तो विभिन्न तरीके से जाती है, अलग अलग इसका मार्ग होता है। तो मैं वही मार्ग बता रही हूँ आपको कि परागनली किस तरीके से प्रवेश करेगी विभिन्न मार्ग द्वारा। तो देखिए हम ये 3 तरीके के मार्ग पढ़ेंगे, है ना। पहला, भ्रूणकोश में परागनली हमेशा बीजांड द्वार के छोर से ही जाएगी, लेकिन पहला मार्ग जिसके द्वारा प्रवेश करेगी बीजांड में, सहायक कोशिका, 1 सहायक कोशिका और अंड कोशिका के मध्य से। दूसरा, भ्रूणकोश की भित्ति और 1 सहायक कोशिका के मध्य से। तो चलिए बना देते हैं। ये हमारे पास सहायक कोशिका हो गई और ये अंड कोशिका हो गई। ये 2 सहायक कोशिका और ये भ्रूणकोश की भित्ति, यानी इसके मध्य से प्रवेश कर जाएगा, इसके मध्य से प्रवेश कर जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। ओके, अच्छा, अब ये तो दूसरा हो गया। इनके केंद्रक ही बना देते हैं। ये द्वितीयक केंद्रक हो गए। यहाँ प्रतिध्रुवीय केंद्रक बना दीजिए। ओके, गोल गोल बनाइएगा थोड़ा इस तरीके का। अच्छा, तीसरा कैसे होता है? 1 सहायक कोशिका को भेदते हुए। 1 सहायक कोशिका, अब देखिए अपने पास सहायक कोशिका कितनी है? 2, 1 है अंड कोशिका। तो 1 सहायक कोशिका को भेदते हुए सहायक कोशिका के बीच से इस तरीके से अगर प्रवेश करती है तो ये 3 तरीका है आपके किसके प्रवेश करने का? हाँ, किसके प्रवेश करने का? परागनली के। परागनली का बीजांड में बीजांड द्वार द्वारा प्रवेश होता है, परंतु भ्रूणकोश में जब प्रवेश होता है तो वो विभिन्न मार्गों द्वारा प्रवेश करती हैं। पहला, 1 अंड और 1 सहायक कोशिका के मध्य से। दूसरा, सहायक कोशिका और भ्रूणपोष की भित्ति के मध्य से। भ्रूणपोष की ये भित्ति और ये सहायक कोशिका के मध्य से। तीसरा, 1 सहायक कोशिका को भेदते हुए, किसी भी एक दोनों में से 1 सहायक कोशिका चाहिए, इधर से भेदते हुए बना दीजिए, भेदते हुए बना दीजिए। ओके, तो ये 3 तरीका है परागनली का भ्रूणकोश में प्रवेश। बीजांड द्वार के बाद जब भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो ये 3 तरीका है। अब हम पढ़ रहे हैं परागनली का भ्रूणकोश में प्रवेश के चरण क्या क्या होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं भ्रूणकोश के प्रवेश का चरण। चलिए चरण देखते हैं, ये भी चित्र से हो जाएगा। तो अब हम ले रहे हैं, तो नेक्स्ट है हमारा परागनली का भ्रूणकोश में प्रवेश निम्नांकित चरणों में होता है। कैसे कैसे? देखो, हमारे पास ये है 2 सहायक कोशिका, है ना। 2 सहायक कोशिका, जैसे ही ये परागनली अंदर प्रवेश करेगा तो 1 सहायक कोशिका नष्ट हो जाएगी, अपहासित हो जाएगी। 2 सहायक कोशिकाओं में से 1 सहायक कोशिका क्या हो जाएगी? नष्ट होगी और बनाएगी अंड सामुच्चय। क्या बनाएगी? अंड सामुच्चय। तो परागनली के प्रवेश करते ही, भ्रूणकोश में प्रवेश करते ही 1 सहायक कोशिका अपहासित हो जाएगी, और जैसे जैसे ये परागनली आगे जाएगी, ये परागनली कुछ दूर चलने के बाद ये भी अपहासित हो जाएगी और ये एक तंतु रूपी संरचना बनाएंगी। दूसरा क्या है? तंतु रूपी संरचना बनाएंगी। तीसरा, ये जैसे ही भ्रूणकोश के कोशिका द्रव में प्रवेश करेगा तो यहाँ एक छोटा सा जनन छिद्र होगा, जिससे 2 नर युग्मक अपने आए हुए हैं, ये 2 नर युग्मक
इन दोनों नर युग्मकों को यहाँ मुक्त कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, या कह सकते हैं त्याग दिया जाएगा। अब देखिए एक नर युग्मक, ये क्या है, दो नर युग्मक, अब एक नर युग्मक अंड से, किससे निषेचन करेगा, अंड से। एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचन करेगा और दूसरा नर युग्मक किससे निषेचन करेगा, अपने पास द्वितीयक केंद्रक से। वापस बता रही हूं, देख लीजिए, इसको 4 चरणों में बांट दिया गया है, आप बांट सकते हैं। पहला चरण, जैसे ही पराग नली प्रवेश करती है भ्रूण कोश में, है ना, तो जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, दोनों में से एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है और कुछ दूर चलने के बाद ये नलिका भी क्या हो जाती है, अपहाशित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जो सहायक कोशिका नष्ट हुई है वो एक तंतु रूपी सामुच्चय बना लेती है, तंतु रूपी संरचना बना लेती है। दूसरी, तीसरी, सहायक कोशिका के कोशिका द्रव में जैसे ही ये पराग नली पहुंचेगी तो उसके शीर्ष भाग पे जनन छिद्र के द्वारा 2 नर युग्मकों का क्या कर दिया जाएगा, त्याग कर दिया जाएगा, यहाँ पर डाल दिया जाएगा। कब, भ्रूण कोश के कोशिका द्रव में इनका त्याग कर जाएगा। चौथा, दोनों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका से और दूसरा नर युग्मक किससे, द्वितीयक केंद्रक से निषेचन कर लेगा। ओके, तो अब हम यही पढ़ रहे हैं कि द्वितीयक निषेचन और त्रिक संलयन क्या होता है। तो आगे का तीसरा हमारा टॉपिक है द्वितीयक संलयन और त्रिक संलयन। जब अंड कोशिका के साथ पहला नर युग्मक संलयन करता है तो उसे कहते हैं निषेचन, उसे कहते हैं निषेचन, है ना। प्रथम निषेचन भी आप कह सकते हैं, संलयन भी कह सकते हैं, सत्य निषेचन भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ निषेचन करता है, तो 2 केंद्र की है ही और एक नर युग्मक का पहुंच रहा है, तो कितनी हो गई, 3, तो इसे कहेंगे त्रिक संलयन। क्या कहेंगे, त्रिक संलयन। और चूंकि 2 नर युग्मक तो 2 बार निषेचन कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे द्विनिषेचन। क्या कहेंगे, द्विनिषेचन। तो आइए एक बार और द्विनिषेचन को समझ लेते। अब हम ले रहे हैं द्वितीयक निषेचन और त्रिक संलयन। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि 2 नर युग्मक, क्या पढ़ा था कि 2 नर युग्मक बनते हैं। ये हम तीसरे में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, 2 नर युग्मकों का निर्माण कैसे हुआ। अभी आप टेंशन मत लीजिए, कैसे 2 नर युग्मक बने हम सेकंड चैप्टर में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप सिर्फ अभी इतना याद रखिए कि 2 नर युग्मक बनते हैं। 2 नर युग्मक इस पराग नली के द्वारा लाए जाते हैं। पहला नर युग्मक अंड कोशिका से और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से निषेचन करता है, यानी ये द्वितीयक केंद्रक क्या हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक। तो त्रिक संलयन में मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, आपके याद रखने में आपको थोड़ा कन्वीनियंट होगा आपकी सुविधा के अनुसार, तो ये थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है। देखिए, पहला नर युग्मक अंड कोशिका से क्या करेगा, संलयित हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना, निषेचन हो जाएगा। इसे, इस प्रक्रिया को निषेचन भी कहते हैं। और क्या बनाएगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। तो N और N मिलके कितना बने, 2N। इसे संलयन भी कह सकते हैं, इसे सत्य निषेचन भी कह सकते हैं। इसे सत्य निषेचन भी कह सकते हैं और इसे युग्मक संलयन भी कह सकते हैं और सत्य निषेचन और प्रथम निषेचन भी कहते हैं, याद रखिएगा। प्रथम निषेचन, संलयन या युग्मक संलयन और सत्य निषेचन। और इससे क्या होता है, भ्रूण का निर्माण। और यही भ्रूण आगे जाके जड़ और तने का निर्माण करती है, याद रखिएगा। मूलांकुर और प्रांकुर बनाती है, जिससे मूलांकुर से जड़ बनता है और प्रांकुर से तना बनता है। इसका भी आगे हम अध्ययन करेंगे। ये भ्रूण करती है, ये भ्रूण करती है। तो पहला नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हो रहा है, जिसे हम सत्य निषेचन कहेंगे, और क्या हो रहा है, भ्रूण का निर्माण होता है, अर्थात N और N कोशिका मिलकर 2N बनती है। अब देखिए, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से क्या होगा, द्वितीयक केंद्रक के साथ निषेचन करेगा और भ्रूण पोष का निर्माण करेगा। इसे कहते हैं त्रिक संलयन। क्या कहते हैं, त्रिक संलयन। तो देखो क्यों, क्योंकि N और 2N मिलके कितना बने, 3N।
त्रिक संलयन। और निषेचन कितनी बार हो रहा है? अब देखिए निषेचन कितनी बार हो रहा है, यहाँ देखिए निषेचन पहली बार और निषेचन दूसरी बार, तो इसे कहेंगे द्विनिषेचन। क्या कहेंगे इसे? द्विनिषेचन। यहाँ लिख देती हूँ मैं, 2 बार निषेचन हो रहा है इसीलिए इसे कहेंगे द्विनिषेचन। इस 2 बार निषेचन हो रहा है इसीलिए इसको कहेंगे द्विनिषेचन। ये एग्जाम में आता है कि सत्य निषेचन किसे कहते हैं, त्रिक संलयन किसे कहते हैं। त्रिक संलयन के फलस्वरूप क्या बनता है? भ्रूणपोष। संलयन के फलस्वरूप क्या बनता है? भ्रूणकोश। त्रिक संलयन में केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 3n, है ना। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, द्विनिषेचन और त्रिक संलयन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लेते हैं कि इनका महत्व क्या है। द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन का महत्व क्या है? कुछ तो महत्व होगा भाई। भ्रूणपोष का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है, और क्या करेगा? तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि द्विनिषेचन और त्रिक संलयन का, द्विनिषेचन का महत्व क्या है। तो द्विनिषेचन का महत्व। अब हम ले रहे हैं द्विनिषेचन का महत्व। देखिए, सत्य निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण बना, सत्य निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण बना, है ना। यानी कि युग्मकों के संलयन से क्या बना? भ्रूण, जो कि द्विगुणित होगा। ओके। और भ्रूण के निर्माण के बाद जब दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संयोजित हुआ तो क्या बनाया? त्रिगुणित, यानी कि त्रिक संलयन हुआ। उससे किसका परिवर्तन हुआ, निर्माण हुआ? भ्रूणपोष का। भ्रूणपोष क्या करती है? भ्रूण को जब मूलांकुर और प्रांकुर बनते हैं, प्रवर्धित होती है, तो उसको पोषण प्रदान करती है। भ्रूणपोष क्या करती है? भ्रूण को आवश्यक पोषण देती है। याद रखिएगा, भ्रूण को आवश्यक पोषण प्रदान करती है। अच्छा, भ्रूणपोष में पैतृक और मात्रक गुण अगर होगा तो इसका मतलब संकरण के लिए हमें बहुत ही अच्छी मटेरियल मिल जाएगी, पदार्थ मिल जाएगा। संकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और न्यूट्रिशन से भरपूर है, बहुत अच्छा संकर बन सकता है। नेक्स्ट है, बीज के जीवन के लिए युग्मक संलयन और त्रिक संयोजन दोनों ही आवश्यक हैं, है ना। बीज के जिंदा रहने के लिए, बीज की क्षमता के लिए जब दोनों का संलयन होगा तो आवश्यक चीज़ें आएंगी। उसमें जीव द्रव और उसमें नवीनीकरण की क्षमता आएगी, है ना। तो ये सब चीज़ें उसमें तब आएंगी जब दोनों का संयोजन होगा, युग्मकों का संलयन होगा। तो मात्रक और पैतृक गुणों से भरपूर होगी, इसी कारण संकर ओज प्रदर्शित कर सकती है। और जीवन क्षमता के लिए क्या है? यह त्रिक संलयन और युग्मक संलयन होना बड़ा ही आवश्यक है। ओके। और जीव द्रव्य और पुनर्विन्यास और नवीनीकरण इससे हो सकता है, नई चीज़ें बन सकती है। तो जीव द्रव्य और पुनर्विन्यास एवं नवीनीकरण इससे होता है। तो ये दोनों क्या थी? इसके महत्व थी। एक तो पैतृक संकर ओज प्राप्त कर सकते हैं, और बीज जीवन क्षमता से क्या थी? बीज की जीवन क्षमता के लिए युग्मक संलयन और त्रिक संयोजन दोनों ही आवश्यक है, जो कि जीवद्रव का पुनर्विन्यास और नवीनीकरण, जिससे कि इनका नवीनीकरण हो सकता है, यानी नया पौधा हम और बना सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने अगली वीडियो में। थैंक यू।